चिलचिलाती गर्मी के तेज थपेड़े और भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली सहित उत्तर भारत के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह राहत बनकर आई। दरअसल शुक्रवार से ही उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देर रात के साथ साथ आज सुबह भी जारी रहा। आज भी राजधानी दिल्ली में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। जो हवाएं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, और यही कारण है कि मौसम में एकदम नरमी आई है और जो तापमान है वो अधिकतम तकरीबन घटकर 6 डिग्री सेल्सियस और घट गया है और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, जो 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसलिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम में थोड़ी राहत महसूस हो रही है। भले ही दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल नहीं है, तेज धूप है, लेकिन हवाओं की वजह से लोगों के पसीने नहीं छूट रहे हैं। और इसके साथ ही आपको मौसम विभाग की तरफ से जो ताज़ा अपडेट जारी किया गया उसकी भी जानकारी दे देते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हुई और उच्च पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, और वो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे ईस्ट की तरफ बढ़ गया है। तो जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बारिश या बर्फबारी होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, तो उसके बाद जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो मैदानी इलाकों तक पहुंचती हैं। इसलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम में जो अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा था उसमें 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान से भी तेज हवाएं दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही हैं, जो हवा की गति तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने बताया है कि कल से चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या कर्नाटका हो, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो सकती है, यानी ओलावृष्टि भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप आएंगे उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में आज हीट वेव होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन ये कल से कम हो जाएगी। वहीं अगर हम आपको उत्तर भारत के आगे आने वाले दिनों में मौसम की भी जानकारी दे देते हैं। जो राहत उत्तर भारत के लोगों को आज महसूस हो रही है, ये आज तक ही जारी रहेगी। कल से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, और 3 अप्रैल तक जो तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है वो दोबारा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी आने वाले दिनों में अब उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। ये राहत सिर्फ आज तक ही जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यकाल के आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे होने की खुशी में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा को लोग नेगेटिव देखते थे। अब तक जो कार्यकाल थे और अन्य सरकारों में जो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती थी वो बेहद ख़राब होती थी। कभी विधानसभा अध्यक्ष किसी को बोलने का मौका नहीं देते थे, तो कहीं विधानसभा अध्यक्ष तमाम ऐसी बातें थीं जिनको कोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं विधानसभा में जब उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि अब विधानसभा की एक जो मंदिर है उसकी पूजा होती है, लोग उसकी पूजा करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मैंने इस विधानसभा में पान मसाला खाकर आने वाले लोगों को भी रोक टोक लगाई। साफ तौर पे उन जो पान मसाला और इस तरीके की चीज़ें लेकर के विधानसभा के अंदर आते थे उन पर भी पूरी तरीके से सख्ती की। यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से हंसते हुए माहौल में बात की और कहा कि अब विधानसभा एक मंदिर है जहां पूजा होती है। पहले साजिशें होती थीं, पहले क्रिया प्रतिक्रिया को कोई ध्यान नहीं देता था, मगर अब मंदिर से निकला एक एक शब्द जनता तक पहुंचता है और जनता उस बनाए गए कार्यों को, बनाए गए क्रियान्वयन कार्यों को, उन योजनाओं तक का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है और जनता उन सभी योजनाओं का लाभ उठा रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ आज सतीश महाना के 3 साल कार्यकाल के पूरे हुए तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल के एक एक क्षण को याद किया, एक एक पल को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब मैं विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुना गया था तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपने कार्यकाल को इतना बेहतर, इतना सुदृढ़ तरीके से चला सकूंगा। लेकिन अब जब कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं तो मुझे ये प्रतीत होने लगा है कि विधानसभा में जो सभी विधायक गणों की मांग होती है, जो एक गरिमा होती है, उस गरिमा को मैंने बनाए रखने का काम किया है। इन्हीं बातों के साथ पत्रकारों से उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया और आश्वस्त किया कि आगे आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिकाएं हैं, जो कार्यान्वयन होना चाहिए, उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।
मृतक मुख्तार अंसारी के साफ शूटरों में शुमार अनुज कन्नौजिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार के तरफ से 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। तो ऐसे में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसकी तलाश तेज कर दी हैं। जिस तरह से तमाम मामलों में उसके नाम दर्ज हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर अनुज कन्नौजिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये भी माना जा रहा है कि अनुज कन्नौजिया के मामले को लेकर जो मोहम्मदाबाद पुलिस है यानी मऊ की पुलिस ने ये पुष्टि की है कि उसके खिलाफ लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच की दिशा को आगे बढ़ाकर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार ने 2.5 लाख रुपए का साफ शूटर जो मुख्तार अंसारी का सबसे खास गुर्गा था उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सुरक्षा एजेंसियां उसको धर दबोचेंगी। लगातार जिस तरह से तमाम जो मुख्तार अंसारी के साफ शूटर थे उनके कमर तोड़ने का काम सुरक्षा एजेंसियां ने पिछले कई सालों से काम किया है। अब ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सुरक्षा एजेंसियों के कहीं ना कहीं घेरे में अनुज कन्नौजिया भी घेरा जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अब उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है, तो उसकी मुश्किलें लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। बहुत जल्द ही सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि वो भी पुलिस की गिरफ्त या हिरासत में होगा। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK24x7 लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे देहरादून की बड़ी खबर की और इस बार होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के। बात करें चारधाम यात्रा को लेकर के तो उत्तराखंड के लिए माना जाए कि एक बड़ा आयोजन होता है चारधाम यात्रा, क्योंकि देश और दुनिया से जो श्रद्धालु हैं या कहें कि जो यात्री है वो चारधाम यात्रा करने आते हैं। और चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बड़ा फायदा पहुंचाती है। उत्तराखंड की आर्थिकी में एक बड़ा लाभ पहुंचाने का काम इस चारधाम यात्रा के जरिए होता है, क्योंकि चारधाम यात्रा में आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में हर साल इजाफा चारधाम यात्रा की देखने को मिलता है। इसी यात्रा को लेकर के जो प्रशासन और सरकार के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जिसको लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं वो की जाती है और आखिरी चरण की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इस बार आने वाले वाहनों की अगर हम बात करें तो उनको ग्रीन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा जो आरटीओ द्वारा बनाया जाएगा, जिसको लेकर के एक रिकॉर्ड आरटीओ के पास रहेगा कि कौन कौन सी गाड़ियां आई और कितनी गाड़ियों की संख्या रही और उनके कितने चक्कर लगेंगे। ये सब चीज़ें भी उस ग्रीन कार्ड के ज़रिए हो पाएगी। साथ ही साथ बात करें कि प्राथमिकता की, तो पहले चरण की जब बुकिंग होगी, ग्रीन कार्ड बनाने की जो साइट खुलेगी उसमें सबसे पहले प्राथमिकता पे उत्तराखंड की गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए। इस चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो जो सुरक्षा के इंतजामात हैं उनको पूरा कर लिया गया है। सड़कों की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और तमाम जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए, इन सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। अब दावे और वादों के बीच में जो तैयारियां की गई हैं इनको कितना बेहतर और बनाया गया या कितनी बेहतर और रहेगी वो चारधाम यात्रा के बाद देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में पिछले दिनों से लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग अवैध निर्माणों पर की जा रही है। इसी को लेकर पिछले 3 दिनों से फरीदाबाद के अलग अलग जोनों में, चाहे बल्लमगढ़ हो, चाहे तिगाम विधानसभा क्षेत्र या फिर NIT क्षेत्र, इनमें जहां भी दुकानदारों की तरफ से अतिक्रमण या फिर अवैध तरीके से निर्माण किए हुए हैं उन पर कार्रवाई प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पिछले दिनों से लगातार जिन लोगों ने टैक्स के पैसे जमा नहीं किए उनके और सील करने का काम भी जो है प्रशासन की ओर से
किया गया। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के तिकोना मार्केट में अवैध तरीके से दुकान जमाए बैठे दुकानदारों पर जो है कार्रवाई करने पहुंचा प्रशासन, जिसके बाद कई शेड और कई दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम प्रशासन की ओर से किया गया। इस दौरान काफ़ी व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते समय सड़कों पर बैठने का काम किया, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर अपने बल का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि सरकार उनको परेशान करने का काम कर रही है और ये दुकानें पिछले 50 सालों से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब सरकार उनको वहां से खदेड़ने का काम कर रही है। हालांकि प्रशासन और नगर निगम का कहना है कि ये दुकानें पिछले दिनों भी जो है प्रशासन की ओर से जागरूक किया गया था और इनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन एक बार फिर जो है प्रशासन ने नोटिस देकर यहाँ से इनको हटाने का प्रयास किया। तभी जो है काफ़ी दुकानदार वहाँ पर हंगामा करने लगे और सड़क को जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने फैसला लिया और उन पर लाठी भांजने का काम किया और उन व्यापारियों को वहाँ से तितर बितर करने का भी काम किया। हालांकि अब व्यापारियों में रोष है और कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादे उनसे किए थे कि जहाँ दुकान होगी वहीं उनको पक्का कराने का काम करेंगे, लेकिन अब सरकार जो है चुनाव के बाद अपने बयानों से मुकर गई है और ऐसे में दुकानदारों को परेशान करने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नगर निगम लगातार पीला पंजा लेकर जो है मैदान में नज़र आ रहा है, वो कार्रवाई कब तक जारी रहेगी या फिर ऐसे ही दुकानदारों का विरोध जो है प्रशासन को झेलना पड़ेगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में फिर एक बार जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बड़े ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं इसमें इस पूरे नक्सल ऑपरेशन पर 2 जवान को भी घायल हो गया है। वहीं इस पूरे ऑपरेशन पर जो है कई आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें AK-47, SLR, लॉन्चर और गोला बारूद जैसे कई आधुनिक हथियार जो है सुरक्षा बलों ने जो है बरामद किए हैं और इसके साथ ही एक बड़े डिविजनल के नक्सलियों को भी मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है। आपको बता दें कि DRG और CRPF के जवान को सूचना मिली थी कि सुकमा के जंगल पे नक्सली मूवमेंट कर रहे हैं। इस बीच तमाम जो सुरक्षा के तमाम व्यवस्था लेकर के CRPF और DRG के जवान वहां पर पहुंचे। 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों तरफ से जो है मुठभेड़ जारी हुई, जिसमें 17 नक्सलियों को जो है हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और 2 जवान जरूर इसमें घायल हुए हैं। वहीं इस पूरे इस घटना को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बंदूक से आप विकास नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 तक नक्सलवाद जो है खत्म हो जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री और डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा, लगातार केंद्र और राज्य सरकार के जो है नक्सलियों के खिलाफ जो है लगातार लड़ाई जारी है। अब उन्होंने ये भी कहा कि 85 दिनों में 100 से ज़्यादा नक्सलियों को हमने मार गिराया है और लगभग जो है 2027 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है और बड़े तादाद पर हथियार भी बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जवानों को बधाई दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि लगातार सुरक्षा बल के हौसलों को सलाम है, जो नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ लड़ाई लड़ रहे हैं और 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने 31 मार्च से 26 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है, उस कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म होने की बात कही है। कैमरामैन गोविंदा सोनकर के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से और आज बात करेंगे उत्तराखंड के वनाग्नि को लेकर, क्योंकि देखिएगा कि वनाग्नि का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। यानी कि 15 फरवरी से जो वनाग्नि का सीज़न है वो शुरू हो जाता है और अब जंगलों की जो आग है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जंगल हैं वो आग से धधकते हुए नज़र आते हैं। लेकिन देखिएगा कि गर्मी के सीज़न में जब भी गर्मी का सीज़न आता है तो जो आग की लपटें हैं
जंगलों में वो देखने को मिलती है और जिससे काफ़ी नुकसान कहीं ना कहीं वन संपदा का भी होता है और उसके साथ ही जंगली जानवरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अलग से तैयारी वन विभाग के द्वारा की गई है कि वन विभाग के द्वारा वनाग्नि से बचने के लिए विशेष तरह की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी तक देखा जाए यदि मैं बात करूं 15 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक की, तो अभी तक टोटल मिलाकर 36 के लगभग जो घटनाएं हैं वो पूरे उत्तराखंड के अंदर वनाग्नि की हुई हैं। लेकिन पिछले वर्ष का यदि आंकड़ा उठाकर देखें तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 100 से अधिक था। लेकिन इस बार भले ही वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हों, लेकिन वन विभाग अभी से ही कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वन विभाग की तरफ से तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वो की जा रही हैं। और लगातार देखिएगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं ना कहीं वन अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया है कि वनाग्नि से वनों में अग्नि जो है कम से कम लगे, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ताकि जनता को यदि कहीं पर भी वनों में आग लगती हुई दिखाई दे या कोई शिकार करता हुआ नजर आए या किसी भी तरह की वो वनों से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो वो टोल फ्री नंबर यानी कि 1926 पर कॉल करके अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं उस शिकायत को दर्ज भी किया जाएगा और शिकायत दर्ज करने के बाद ही उस पर पूरा निवारण भी किया जाएगा। और निवारण करने के साथ साथ जो शिकायत करता होगा उसको उसकी जानकारी भी दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से उसका निवारण किया गया है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एक विशेष जो तैयारी है वो वन विभाग के द्वारा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वनाधिकारी के द्वारा ये भी कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से भी वनाग्नि को बुझाने का काम किया जा सकता है। और लगातार सभी विभागों का जो सहयोग है वो उनको मिल रहा है, ग्रामीणों का सहयोग उनको मिल रहा है। और इसके साथ ही जो समूह है यानी कि वन विभाग की तरफ से एक तैयारी ये भी की गई है कि जो सहायता स्वयं समूह हैं उनके माध्यम से भी आग बुझाने का कार्य किया जाएगा और उनको सम्मान के रूप में 30,000 रुपये की धनराशि देने का निर्णय भी वन विभाग की तरफ से लिया गया है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। मज़ारों पर बिकने वाली चादरों में नहीं होंगे आयात और कलमे। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। खासतौर से नागपुर हिंसा के बाद अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मज़ारों और दरगाहों पर बिकने वाली चादरों से आयत और कलमे हटाए जाएंगे। नागपुर में हुई हिंसा के बाद दरगाहों और मज़ारों पर बिकने वाली चादरों को लेकर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उन चादरों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी जिन पर कुरान की आयत या इस्लामिक कलमे लिखे होते हैं। ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट ने पहले ही इस निर्णय की घोषणा कर दी थी और अब अल्पसंख्यक आयोग इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। आयोग सभी दरगाहों को पत्र लिखेगा और अपील करेगा कि वे केवल बिना कलमे और बिना अरबी लिखी मतलब सादी चादरों का ही इस्तेमाल करें ताकि उनका सम्मान बना रहे। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि चादर एक पवित्र वस्त्र है, इसे केवल इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग इसे सिर, हाथ या कमर पर बांध लेते हैं जिससे इसका सम्मान कम होता है। इसलिए हमने तय किया है कि अब इससे खासतौर से चादर पर कोई धार्मिक चिन्ह या आयत नहीं लिखी जाएंगी। आयोग जल्द ही अजमेर शरीफ और दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पदाधिकारियों से इस फैसले पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही आयोग को कई मुस्लिम संगठनों से ये मांग भी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की जाए। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि महाराष्ट्र के जो है खासतौर से कई मुस्लिम संगठनों ने हमें पत्र लिखा है कि नीतीश राणे के बयान से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नागपुर आ रहे हैं और उस दौरान हम उनकी शिकायत करेंगे। इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये धार्मिक भावनाओं के सम्मान के लिए एक सही कदम है, जबकि कुछ इसे अनावश्यक प्रतिबंध मान रहे हैं। कैमरा पर्सन भाग्य अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज़, नागपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से।
वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। खबर आज किसानों को लेकर है। जो दूध की कीमतों में, नन्ही दूध की कीमतों में सिद्धारमैया सरकार ने इजाफा किया है। लीटर के पीछे 4 रुपए इसको इजाफा किया है और साथ ही बिजली के भी यहाँ पर रेट में इजाफा किया गया है। इसी को लेकर विपक्ष पार्टी बीजेपी जो नेता हैं आर अशोक ने कल इस पर तनकीद करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक की जनता के साथ एक धोखा कर रही है, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार तब से आई है ये दूध की कीमतों में 9 मरतबा इजाफा हुआ है। इसको लेकर कल यहाँ पर बेंगलुरु शहर के अंदर जेडीएस और भाजपा के नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। अब ये देखना होगा कि इसके जवाब में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जवाब दिया कि दूध का निजाम कुमार स्वामी हो या भाजपा नेताओं को मालूम ही नहीं, क्योंकि दूध की कीमतों में इजाफा करने से किसानों को फायदा होता है। यहाँ पर किसानों को देखते हुए दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। अब ये देखना होगा कि इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, क्योंकि दूध की कीमतों में इजाफा करने के बाद अभी तक सरकार ने इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब ये देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में, क्योंकि उगादी और रमजान एक साथ आए हैं, यहाँ पर दूध की कीमतों में 1 फी लीटर के हिसाब से 4 रुपए इजाफा किया गया है। इस पर कितना असर पड़ेगा अब ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाली खबर निकल करके आई है, जहां पर एक 14 वर्षीय किशोरी अपने पिता, मौसेरे भाई और मौसी के साथ उत्तराखंड के पूर्णागिरी से दर्शन करके कासगंज पैसेंजर ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही ट्रेन बरेली के सिटी स्टेशन पर रुकी तो वहीं जो नाबालिग किशोरी है उसके पिता बेटी के खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए उतरे। इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी और उसके पिता ट्रेन में चढ़ नहीं पाए और उनका पैर फिसलने के कारण वो गिर गए। लेकिन उसकी जो बेटी थी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि अपने पापा से संपर्क साधें, लेकिन संपर्क नहीं साध पाया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के आउटर पर पहुंची, जैसे ही मंदी हुई थी, उसी दौरान जो नाबालिग किशोरी थी अपने पिता की तलाश में ट्रेन से नीचे उतर गई। इसी दौरान वहां पर कुछ बहसी दरिंदे थे जिसने उस नाबालिग किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ दरिंदगी की इंतहा इस कदर रही कि उसकी ब्लीडिंग इतनी रही, वो गंभीर हालत में वहीं पड़ी रही। जिसके बाद वह जो लड़की थी वहाँ जीआरपी थाने पहुंची, जिसके बाद उसने अपनी पूरी व्याख्या वहाँ पुलिस को बताई। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर इसमें एक मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है। लेकिन अभी तक पुलिस को इस पूरे मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि जो एटा का रहने वाला है, पीड़ित का पिता, वो एक ठेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे और अपने परिवार को पालते थे। लेकिन वो पूर्णागिरी से दर्शन करके अपने परिवार के साथ लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके बेटी के साथ ये दरिंदगी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर 8 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में बेटियों की जो सुरक्षा है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार निशाने साध रहा है, लेकिन लगातार ये जो घटना निकल कर के आई है इसको लेकर लोग सदमे में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दोषी है उसके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी और कब वो सलाखों के पीछे पहुंच पाएगा। पीड़िता पिता ने आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग की है। बरेली से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत से आ रही ये खबर यात्रियों के लिए खुशखबरी साबित होने वाली है। दरअसल लंबे समय से पीलीभीत में बस अड्डे के निर्माण के लिए तलाश की जा रही जमीन अब मिल गई है। गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के प्रयासों के बाद जगह की तलाश पूरी हुई है। पीलीभीत जिले का रोडवेज बस अड्डा और वर्कशॉप का निर्माण अब पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर
शहर से सटे दिवनी केसर मोमीगंज में कराया जाएगा। राज्यपाल ने भी इस जमीन को परिवहन विभाग के नाम देने की स्वीकृति दे दी है। बता दें कि शहर में एकता सरोवर पार्क के पास रोडवेज बस अड्डा संचालित हो रहा है। इसी परिसर में रोडवेज का वर्कशॉप भी मौजूद है। मौजूदा समय में पीलीभीत डिपो से 112 बसों का संचालन किया जाता है। बस अड्डा परिसर में जगह न होने से अधिकांश बसें ईदगाह जाने वाली सड़क पर खड़ी रहती हैं। इस वजह से जाम की स्थिति भी बनी रहती है, जिससे कहीं न कहीं राहगीरों को सामना समस्या का करना पड़ जाता है। इसके साथ ही बसों का संचालन भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसके साथ ही बरेली, टनकपुर और अन्य स्थानों के लिए जाने वाली अधिकांश बसें नौगमा चौराहे पर खड़ी रहती हैं। रोडवेज बस अड्डा निर्माण के लिए कई स्थानों पर जमीन भी देखी गई, लेकिन बात नहीं बनी। अब दिवनी केसर में जमीन चिन्हित की गई है। कहीं ना कहीं रोडवेज का निर्माण के बाद यात्रियों को राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि वो एक ही जगह से कई जगह का सफर तय कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत।